हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्विटर सत्या में। जहां आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की इस सेशन में राजा हर्षवर्धन और उनके करियर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियोस में मोटे तौर पे राजा हर्षवर्धन के बारे में जाना था, लेकिन आज हम इस वीडियो में राजा हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में समझेंगे कि राजा हर्षवर्धन कौन थे, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने अपना एम्पायर कहाँ कहाँ तक फ्लरिश किया, उन्होंने किस किस राजा के साथ युद्ध लड़े, वो युद्ध में जीते या फिर हारे, उन्होंने कौन कौन से एम्पायर में अपने सिक्के जारी किए और कैसे कैसे टैक्सेशन थे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सभी बच्चे जिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, पहले वो प्रीवियस वीडियोस को देखें। बच्चों, मैं ऐसा आपको इसलिए कहती हूँ कि मान लीजिए अगर आपको एक घर बनाना है तो सबसे पहले आपको घर की नींव रखनी पड़ती है। वैसे ही आपको राजा हर्षवर्धन के बारे में जानने से पहले पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जानना होगा। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। तो बात कर ले राजा हर्षवर्धन की। तो राजा हर्षवर्धन का जन्म 606 से 647 सी में हुआ था। तो ये राजा हर्षवर्धन कौन थे? तो थोड़ा हम इसके फ्लैशबैक में चलते हैं। जो राजा हर्षवर्धन थे उनका जन्म पुष्यभूति डायनेस्टी में हुआ था। पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि थानेश्वर में है, जिसे आज मॉडर्न डे में देखें तो हरियाणा या फिर कुरुक्षेत्र वाले रीजन में है। तो बच्चों, पुष्यभूति डायनेस्टी में बहुत सारे छोटे छोटे राजा आए और चले गए। बच्चों, इतिहास उन लोगों का नहीं होता है कि जो भेड़ बकरियों की तरह आए और चले गए। इतिहास वो लोग रचते हैं जो कुछ अलग काम किए हो। जैसे कि पुष्यभूति डायनेस्टी में आते हैं एक महान राजा, राजा प्रभाकर वर्धन। ये वही प्रभाकर वर्धन है जिनकी मृत्यु हुड़ों के द्वारा युद्ध लड़ने के दौरान ही हुई थी। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटे का नाम था राज्यवर्धन और दूसरी उनकी बेटी थी जिनका नाम था राजश्री, और तीसरे थे हर्षवर्धन, जिनके बारे में हम ये वीडियो देख रहे हैं। अब हम राजा हर्षवर्धन के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एपिग्राफिकल सोर्सेस। बच्चों, सोर्सेस आप ये भी ले सकते हैं कि साक्ष्य, कि एंशियंट टाइम में राजा हर्षवर्धन नाम का कोई एक राजा था भी या नहीं था। इतिहास सबूतों के तौर पे चलता है। अगर किसी भी चीज का इतिहास नहीं है, किसी भी चीज का सबूत नहीं है, तो वो इतिहास का भाग नहीं बन सकता, उसका हिस्सा नहीं बन सकता। वैसे ही हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में मल्टीपल सोर्सेस से पता चलता है। तो अब हम इसे देखेंगे। सबसे पहले एपिग्राफिकल सोर्सेज। एपिग्राफिकल सोर्सेज वो होते हैं जो कि किसी हार्ड सरफेसेस पे लिखे गए हो, जैसे कि हो गया आयरन पिलर या फिर रॉक इंस्क्रिप्शन या फिर क्ले प्लेट्स, इन सारी चीज़ों पे लिखा गया हो। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट आता है बंसखेरा इंस्क्रिप्शन, जो कि इलाहाबाद में है। इसमें हमें राजा हर्षवर्धन की अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि राजा हर्षवर्धन अपने राजकाज को कैसे चलाते थे, उनका राज्य किस में डिवाइडेड था। जैसे जैसे गुप्ता में था ना, भुक्तिज विषयाज, वैसे ही इनमें था या नहीं था। वो गुप्ता राजशाही नियमों का पालन करते या नहीं थे, ये सब बातें में बंसखेरा इंस्क्रिप्शन में पता चलती है। फिर उसके बाद आता है मधुबन प्लेट और सोनपत कॉपर प्लेट, जिसमें कि लैंड ग्रांट के रिकॉर्ड्स हैं। मतलब कि राजा हर्षवर्धन ने ब्राह्मणों को कितनी भूमि अनुदान दी थी, कहाँ कहाँ दी थी, ये सारी बातें हमें इसमें पता चलती है। फिर उसके बाद आता है लिटरेरी सोर्सेज। इसमें सबसे बड़ा सोर्स है हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था। अब ये बाण भट्ट कौन है? ये राजा हर्षवर्धन के राज्य कवि हैं। ये जो हर्षचरित है, इसमें टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर या फिर 8 अध्याय, जिसमें कि 3 उनके पूर्वजों के बारे में है और बाकी के राजा हर्षवर्धन के बारे में है, कि राजा हर्षवर्धन बिन नवरत्नास थे या नहीं थे, उनके टाइम पीरियड पे टैक्सेशन कैसा था, इनके टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर कैसा था, उनका टेरिटरी कहाँ कहाँ तक फ्लरिश था, उन्होंने किस किस राजा के साथ वॉर किया, कितने कितने राज्यों को अपने अधीन किया, किस किस राजा से ये हारे थे, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। फिर उसके बाद आता है रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ये बेसिकली एक नाटक थे जो कि ऐसा माना जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने लिखा है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि राजा
जो है वो किसी और से इन्होंने लिखवाया था और फिर मुद्राएँ वग़ैरह देके उस पे अपना नाम लिखवाया। तो इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मेनली यही माना जाता है कि रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका तीनों राजा हर्षवर्धन की है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन अकाउंट की। उसमें सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन थे? ये एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे। चाइनीज़ बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने इंडिया कब विजिट किया था? 630 से 644 सीई में। ये राजा हर्षवर्धन के एम्पायर में आए और उन्होंने अपनी एक फेमस बुक सियूकी में राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। ये राजा हर्षवर्धन कैसे रूल करते थे, वो कैसे राजा थे, उनके टाइम पीरियड पे सोसाइटी कैसी थी, वो कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। बच्चों हम राजा हर्षवर्धन के पॉलिटिकल करियर यानी राजनीतिक करियर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले राजा बनने के बाद उन्होंने कौन सा कदम उठाया था? तो वो है रेस्क्यू ऑफ राजश्री, अपनी बहन राजश्री का बचाव। हम ये पहले से पढ़ने, थोड़ा मैप में इसको समझ लेते हैं। मैप में चीजें क्या होती है बच्चों, समझने में थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए मैं आपको ये पूरी कहानी मैप से समझा दूंगी, तो आगे की वीडियो आपको बिल्कुल भी कहानी की तरह आसान लगने लगेगी। बच्चों पूरी कहानी समझने से पहले हमें इतिहास में पीछे चलते हैं। राजा हर्षवर्धन के जन्म पर। राजा हर्षवर्धन जो थे उनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी थी। पहले बेटे जो सबसे बड़े बेटे थे उनका राज्यवर्धन, उनकी बेटी राजश्री और उनके तीसरे छोटे बच्चे यानी हर्षवर्धन, जिनके बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो ये तीनों मैंने तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब भी बता देती हूँ आपको। जब राजा राज्यवर्धन की राज्यभिषेक हुआ, उनको राजा बनाया गया। फिर उसके बाद उसी टाइम पीरियड पे उनकी बहन राजश्री का विवाह ही मौखरी के राजा ग्रहवर्मन के साथ किया जाता है। मौखरी यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे ये मौखरी वंशी है, जो कि आज के टाइम पीरियड पे यूपी वाले इलाके में है। और बच्चों ये सब सारी बातें 605 एडी की हो रही है, जब राजा राज्यवर्धन को राजगद्दी पर बिठाया गया। उसी टाइम पीरियड पे उनकी बहन राजश्री का विवाह यूपी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ किया गया था। बच्चों पहले के राजा अपने एम्पायर को फ्लरिश करने के लिए, अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते हैं आसपास के राजाओं के साथ, मतलब विवाह संबंध बनाते हैं। अपनी बेटी का विवाह कर देंगे या फिर उनके यहाँ से अपने बेटे का विवाह कर दे, ऐसा कुछ बनाते हैं लोग, ताकि उनके अच्छे संबंध बने रहे और जब कभी दूसरे राज्यों के साथ युद्ध हो तो वो उनका साथ दें। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं राजा हर्षवर्धन के राजा बनने की असली कहानी। तो उनके बड़े भाई राजा बन चुके थे, उनकी बहन राजश्री का विवाह यूपी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ कर दिया गया था। बच्चों यूपी का इलाका बहुत ही रिच इलाका था उस टाइम पीरियड पे, एंशियंट में, क्योंकि गंगा और की सहायक नदियों की वजह से वहाँ खेती बहुत ज्यादा होती थी। तो सबसे पहले बात कर ले पुष्पवती डायनेस्टी यानी जो थानेश्वर हरियाणा में है। फिर उसके बाद बात करते हैं मौखरी वंश, जो कि आज के टाइम पीरियड पे उत्तर प्रदेश में है। फिर यहाँ एमपी के मालवा में राजा देवगुप्त थे, फिर गौड़ नरेश शशांक, फिर उसके बाद यहाँ असम में कामरूप में राजा भास्कर वर्मन थे। यही आगे चलकर राजा हर्षवर्धन की मदद भी करते हैं। बच्चों ये जो गौड़ नरेश राजा शशांक थे वो एक कट्टर शैव थे, मतलब वो भगवान शिव की पूजा थे और वो बहुत ही एक कट्टर राजा थे। वो बौद्ध धर्म से बहुत चिढ़ते थे। वो बौद्ध धर्म से इतना चिढ़ते थे कि उन्होंने बोधि वृक्ष तक को कटवा दिया, जहाँ बोधि वृक्ष जहाँ बौद्ध भगवान में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने बहुत सारे स्तूपों और विहारों को जलवा दिया। उन्होंने जितना हो सके बौद्ध धर्म के अवशेषों को मिटाने की कोशिश की। इसीलिए वो हरियाणा और कन्नौज वाले इलाके से जलते थे, क्योंकि एक तो मेन रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। अब हर राजा चाहेगा कि मेरी टेरिटरी वो बहुत प्रॉस्परस हो एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर प्रॉस्पर होगा तो जनता टैक्स अच्छा देगी, अगर टैक्स अच्छा देगी तो राजा अपनी आर्मी बड़ी करेगा, आर्मी बड़ी करेगा तो वो टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। इसीलिए राजा मालवा के राजा देवगुप्त के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं।
अब जब ये बात थानेश्वर में बैठे राजा राज्यवर्धन को पता चलती है कि उनकी बहनोई की हत्या कर दी गई है, तो वो गुस्से में आते हैं, चढ़ाई करते हैं मालवा पर और मालवा के राजा देवगुप्त को भी मार देते हैं। तो ये उत्तर भारत के 2 बेल्ट के राजा तो खत्म हो चुके हैं, एक तो ग्रहवर्मन और एक मालवा के राजा देवगुप्त। बच्चों को जो सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो इसके पीछे का मास्टरमाइंड राजा गौड़ नरेश शशांक ही थे। अब गौड़ नरेश राजा शशांक एक और योजना बनाते हैं और वो राज्यवर्धन को अपने राज्य में बुलाते हैं और धोखे से उनकी भी हत्या कर देते हैं। तो ये देखिए, तीनों बेल्ट के राजा अब खाली हो चुके थे। अब उत्तर भारत लगभग वीरान पड़ा था। अब अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या होने के बाद हर्षवर्धन महज 16 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभालते हैं। आप सोच सकते हैं 16 साल आयु का बच्चा क्या ही राजनीति और राजकाज के बारे में जानता होगा, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ और कुशल नेतृत्व से वो उत्तर भारत के सभी राजवंशों पे राज करते हैं। बच्चों, आई होप आपको मैप से जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। ये समझ लिए तो आपको अब हम वीडियो के माध्यम से आगे की कहानी समझाते हैं। अब राजा हर्षवर्धन जब राजा बन गए तो सबसे पहला कदम उन्होंने क्या उठाया? रेस्क्यू ऑफ राजश्री, अपनी बहन को बचाया। One of one of the Harsha first act was to rescue his sister Rajashri, who had fled to the Vindhyan forest. हर्षवर्धन ने पहले कार्यों में से एक अपनी बहन राजश्री को बचाया, जो कि विंध्यन के जंगलों में सती होने के लिए भाग गई थी। His episode became a symbol of personal bravery and फैमिली डिवोशन। राजा हर्षवर्धन के द्वारा उठाया गया ये कदम उनके व्यक्तिगत शौर्य और पारिवारिक भक्ति का प्रतीक बन गया। वो चाहते तो अपने सबसे पहले अपनी आसपास की टेरिटरी को कॉन्कर करने की कोशिश करते, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन को बचाना उचित समझा। फिर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, वॉर विद शशांका ऑफ गौड़ा। हर्षा अर्ली कैंपेन वेयर डायरेक्टेड अगेंस्ट शशांका, रूलर ऑफ बंगाल गोंडा, whom he considered his brother killer. राजा हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश राजा शशांक से युद्ध लड़ा क्योंकि वो उसे अपने भाई का हत्यारा मानते थे। थ्रू हर्षा इन्वेडेड बंगाल, शशांका रिमेन इंडिपेंडेंट, शोविंग हर्षा लिमिट ऑन द ईस्टर्न इंडिया। राजा हर्षवर्धन गौड़ नरेश शशांक के साथ युद्ध लड़ते हैं, उसके बावजूद भी राजा शशांक इंडिपेंडेंट रहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन ईस्टर्न इंडिया पे अपना कंट्रोल स्थापित करने में नाकाम रह गए। बच्चों, बहुत सारे सोर्सेस से हमें ये भी पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन ये युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद भी राजा शशांक इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस से हमें ये भी पता चलता है कि वो उनके अंडर ही काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा विवाद है अभी हिस्टोरियंस में। अब हम एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन देखेंगे। हर्षा ग्रेजुअली एक्सटेंडेड हिज पावर ओवर कन्नौज, पंजाब, बंगाल, पाटली एंड मगधा। राजा हर्षवर्धन जो थे उन्होंने कन्नौज, पंजाब, बंगाल और मगध पर अपनी शक्तियों का विस्तार किया। He shifted his capital from थानेश्वर to कन्नौज, which he made a major imperial city. राजा हर्षवर्धन जो थे वो अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके जीजा की हत्या होने के बाद कन्नौज में अब कोई राजा नहीं था, इसलिए वो कन्नौज को भी अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं और उसे अपनी राजधानी भी बना देते हैं। By mid 7th century, he controlled most of the northern India from Punjab to Bengal, though Rajasthan and Malwa often resisted. उन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य तक पंजाब से बंगाल तक उत्तरी भारत के लगभग अधिकांश राज्यों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। हालांकि राजस्थान और मालवा उनका अक्सर प्रतिरोध करते रहते थे। कॉन्फ्लिक्ट विद साउथ। अब हम दक्षिण के साथ राजा हर्षवर्धन का संघर्ष देखेंगे। हर्षा अटेम्प्ट टू एक्सपेंड साउथवर्ड बियॉन्ड द नर्मदा। राजा हर्षवर्धन जो थे अब उत्तर भारत के बहुत सारे राजवंशों को जीतने के बाद नर्मदा नदी के परे दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास करते हैं। ही कन्फ्रंटेड पुलकेशिन द्वितीय ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, रूलर ऑफ डेक्कन। उनका सामना दक्कन के राजा
पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है। पुलकेशिन द्वितीय वो चालुक्यों की मूल शाखा थी। दक्षिण भारत में चालुक्यों की लगभग 3 शाखा थी। जो पहली थी जिसमें जिसमें ये पुलकेशिन द्वितीय थे, वो बादामी वातापी थी, जिसकी वो मूल शाखा थी। फिर दूसरी शाखा थी वेंगी, जो पूर्वी शाखा थी, जो कि दक्कन में उभरे थे। फिर तीसरी शाखा थी वो कल्याणी थी, वो पश्चिमी शाखा थी, उसकी राजधानी थी कल्याणी, जिसके मुख्य राजा थे तैलब द्वितीय। अगर आपको नॉर्थ के राजाओं और उनके राजवंशों के बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मोटे तौर पे पढ़ते हैं। According to a whole inscription, Pulkesin defeated Harsha on the bank of Narmada in 1618 CE. हम ए होल इंस्क्रिप्शन की माने तो पुलकेशिन द्वितीय से राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसा हमें ए होल इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। ए होल इंस्क्रिप्शन आज के टाइम पीरियड पे कर्नाटका में स्थित है और ये संस्कृत भाषा में है। और इसके जो कवि थे जिन्होंने लिखा था ये, वो थे रवि कीर्ति, जो कि एक जैन कवि थे। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ए होल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो रवि कीर्ति थे, वो एक जैन कवि थे। और ए होल इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज संस्कृत है और वो आज कर्नाटका में है। और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि राजा हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर किस राजा से हारे थे, तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, राजा हर्षवर्धन ने तो अपने हर्षचरित में नहीं लिखवाया था कि वो पुलकेशिन द्वितीय से हारे थे, लेकिन कोई भी राजा हो वो अपनी बायोग्राफी में अपने हार का जिक्र बहुत कम करता है। इसीलिए हमें अगर ए होल इंस्क्रिप्शन नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि राजा हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हारे भी थे। अब देखते हैं, आफ्टर दिस द नर्मदा बिकम द बाउंड्री बिटवीन हर्षा एम्पायर एंड चालुक्याज। इसके बाद नर्मदा नदी हर्ष के साम्राज्य और चालुक्यों के बीच की सीमा बन गई थी। Thus, Harsa was powerful in the north but failed to establish control over the Deccan. जो राजा हर्षवर्धन थे वो उत्तर भारत में तो शक्तिशाली थे, लेकिन दक्कन पर नियंत्रण करने में वो असफल रह गए। वो दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व उत्तर भारत की तरह नहीं कर पाए। अब हम राजा हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षा एज्यूम टाइटल लाइक महाराजा धीराज एंड परमेश्वरा। राजा हर्षवर्धन ने भी गुप्ता एम्पायर की तरह महाराजा धीराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की। हिज गवर्नमेंट फॉलो गुप्ता ट्रेडिशन। उनकी सरकार ने भी गुप्त परंपराओं का पालन किया। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज्ड हिम। ही इशूड रॉयल चार्टर रिकॉर्डेड इन संस्कृत ऑन कॉपर प्लेट। राजा हर्षवर्धन ने भी गुप्ता पीरियड की तरह मंत्रियों की परिषद थी जो उन्हें सलाह देती थी। उन्होंने संस्कृत में तांबे की प्लेटों पर दर्ज शाही चार्टर भी जारी किए। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। एम्पायर डिवाइडेड इनटू भुक्तीज, विषयाज एंड ग्रामाज। गुप्ता पीरियड की तरह भी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे एम्पायर भुक्तीज, विषयाज और ग्रामाज में डिवाइडेड था। गवर्नर एंड local chief had considerable autonomy. Huansang noted that harsh punishment were rare and fines were common. राजा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे पनिशमेंट बहुत हार्श नहीं थी, पनिशमेंट की जगह फाइन ज़्यादा वसूल लिया जाता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। आर्मी इंक्लूडेड इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट एंड चैरियट। उनके सेनाओं में पैदल सेना थी, घुड़सवार थे, हाथी और रथ शामिल थे। हर्षा पर्सनली लीड कैंपेन। राजा हर्षवर्धन जो थे वो व्यक्तिगत रूप से सभी अभियानों का नेतृत्व करते थे। ही मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेड बट रिलाइड ऑन अलायंस एंड फेड्यूटरीज। उन्होंने एक मजबूत सेना बनाए रखी, लेकिन सामंतों के साथ गठबंधन पर निर्भर रहे। उसके बाद हम इकोनॉमी देखते हैं। बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर विथ फर्टाइल गंगा प्लेन्स। और एंशियंट टाइम पीरियड पे सारी इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर पे बेस्ड हुआ करती थी। तो राजा हर्षवर्धन की इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, क्योंकि गंगा और उसके सहायक नदियों से
के कारण बहुत ही उपजाऊ मैदान थे। Huinsang noted absence of forced taxation revenue mainly from land taxes and trade tolls. राजा हर्षवर्धन जो थे उनके टाइम पीरियड पे जबरन टैक्स वसूला नहीं जाता था और रिवेन्यू मेनली लैंड टैक्सेस और ट्रेड से आता था। इंक्रीजेज अग्रहारा लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण इंडिकेट फ्यूडल टेंडेंसीज। और राजा हर्षवर्धन ने बहुत सारी जमीनें ब्राह्मणों को दान में देती थी। अब हम उनके रिलीजन एंड पैट्रोनेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हर्षा पर्सनल बिलीफ। बर्न और शैवा डिवोटी ऑफ शिवा। जो राजा हर्षवर्धन थे वो भगवान शिव के उपासक थे, वो भगवान शिव की पूजा करते थे। लेटर इंक्लूडेड टूवर्ड महायाना बुद्धिज्म थ्रू रिमेन टॉलरेंट। और बाद में उन्हें महायान बुद्धिज्म में भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर महायान बुद्धिज्म और हेनायान ये दो सेक्ट थे। महायान बुद्धिज्म बेसिकली वो मूर्ति उपासक थे, मतलब वो बुद्ध भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे। और जो हेनायान बुद्धिज्म है वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो भगवान बुद्ध की तरह एक आम इंसान ही उनको मानते थे। हुएनसांग डिस्क्राइब हिम एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल रिलीजन। हुएनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे, उन्होंने राजा हर्षवर्धन को प्रोटेक्टर ऑफ ऑल रिलीजन बताया है। वो हर धर्म की को उतना ही मान्यता देते थे जितना कि सैविज्म को फॉलो करते थे। फिर उसके बाद आता है पेट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। ही बिल्ट न्यूमेरियस स्तूपाज एंड मोनेस्ट्रीज। उन्होंने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया। He donated to Nalanda University which became a global center of Buddhist learning. राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया जो कि बौद्ध शिक्षा का एक वैदिक केंद्र बन चुका था एंशिएंट टाइम पीरियड पे। He also organized the famous Kannauj Assembly in 643 CE where Huansang participated to discuss Mahayana Buddhism. राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध कन्नौज सभा का आयोजन किया जिसमें हुएनसांग ने भी भाग लिया, जिसमें कि महायान बौद्ध धर्म पर चर्चा की गई। अब बात करते हैं पेट्रोनेज ऑफ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का संरक्षण। ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मण। राजा हर्षवर्धन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया करते थे। He supported Vedic rituals showing his religious electoralism. वो वैदिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, उनकी धार्मिक उदारता को दर्शाता है। अब हम उनके कल्चरल अचीवमेंट यानी कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। तो उसमें बात करते हैं हम लिटरेचर यानी साहित्य की। हर्षा हिमसेल्फ कंपोज्ड 3 संस्कृत प्लेज। राजा हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों की रचना की। उसमें सबसे पहला है नागनंद जो कि बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट थीम, बौद्ध विषयों पर आधारित था। फिर उसके बाद है रत्नावली जो कि एक कोर्ट रोमांस है यानी कि एक दरबारी रोमांस है। फिर उसके बाद आता है प्रियदर्शिका जो कि एक प्रेम कहानी है यानी कि एक लव स्टोरी है। हिज कोर्ट पोएट बाण भट्टारुट जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था। सबसे पहले हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी। फिर उसके बाद आता है कादम्बरी जो कि एक क्लासिक सांस्कृतिक रोमांस है। आप लोग ये प्रेजेंट टाइम पीरियड के रोमांस से कंपेयर मत कीजिएगा, ये बिल्कुल अलग था। उसके बाद देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। हर्षा पेट्रोनाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपाज। हर्ष ने मंदिर मठों और स्तूपों के निर्माण को संरक्षण दिया। कन्नौज एंड नालंदा फ्लरिश्ड एज अ सेंटर ऑफ आर्ट। और उनके टाइम पीरियड पे कन्नौज और नालंदा कला के केंद्रों के रूप में फले फूले। ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर फ्रॉम हिज पीरियड रिफ्लेक्टेड कंटिन्यूएशन ऑफ गुप्ता स्टाइल। और उनके काल की कांस्य और पत्थर की मूर्तियां गुप्त शैलियों की निरंतरता को दर्शाती है। बेसिकली गुप्ता टाइम पीरियड पे भी ब्रॉन्ज और
स्टोन के स्कल्पचर मिले थे, वैसे ही हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे भी मिले हैं। राजा हर्षवर्धन गुप्ता एम्पायर की तरह ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी फॉलो करते थे। वो भी बुद्धिज्म को मानते थे, जैसे कि गुप्ता टाइम पीरियड पे ये सभी धर्मों को संरक्षण दिया जाता था। बेसिकली वो गुप्ता एम्पायर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन। उसके बाद ही सपोर्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग एंडोनमेंट। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को समर्थन दिया और बंदोबस्ती प्रदान की। एंशियंट टाइम पीरियड पे नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय है। वहाँ पे देशों और विदेशों से लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए आते थे। अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया नहीं जाता तो आज भारत विज्ञान और चिकित्सा में सभी देशों को पीछे छोड़ जाता। Huansang studied and taught at Nalanda University under Harsha protection. हुएनसांग ने हर्ष के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन किया। पहले उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, फिर बाद में वहाँ पे पढ़ाया भी। और बच्चों, आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय का डिस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया था। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियोस को कितने ध्यान से देखा है। और अब हम इस सेशन के आखिरी टॉपिक यानी लिमिटेशंस ऑफ हर्षा रूल के बारे में देखेंगे। हिज एम्पायर वॉज वास्ट एज गुप्ताज। जो राजा हर्षवर्धन थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो उत्तर भारत में किया था, लेकिन उन्होंने गुप्ता एम्पायर की तरह विशाल नहीं था। पुष्यभूति डायनेस्टी गुप्ता एम्पायर की तरह वास्ट नहीं थी। गुप्ता एम्पायर में लगभग पूरे भारत पर राज किया था, लेकिन हर्षवर्धन यानी उनकी पुष्यभूति डायनेस्टी ने केवल उत्तर भारत पे ही राज किया था। could not conquer the Deccan defeated by Pulkesin II. राजा हर्षवर्धन दक्कन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। उन्हें नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ए होल इंस्क्रिप्शन के द्वारा, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? रवि कीर्ति के द्वारा, जो कौन थे? एक जैन कवि थे। और ए होल इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि आज के टाइम पीरियड पे कर्नाटका में है। depended heavily on personal leadership after his death 647 CE, the empire quickly disintegrated. राजा हर्षवर्धन ने व्यक्तिगत नेतृत्व पर बहुत अधिक निर्भर थे। लगभग 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य शीघ्र ही विघटित हो गया, क्योंकि उनके बाद कोई एक ऐसा महान प्रतापी राजा नहीं था जो कि राज कर सके। Huansang noted growing feudal decentralization hinting at weakening central control. Huansang ने बढ़ते सामंतवादी विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया, जो कि केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होने का एक संकेत भी देता है। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियोस पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।